Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, I am talking about accounting. Uh, you know that my name is Sheikh Imran Ahmed, and this is my first lecture video on YouTube channel about accounting. So first of all, you understand this. This is most important for ICOM, BCom, ACCA, CA, CIMA student, and also engineering student who don't know about accounting can easily understand accounting with this guidance, inshallah ta'ala. Now, first we will discuss what is accounting. Accounting is the language of business. It is talk about the business and explain about the business. This is defined by Mix and Mix. Now we will discuss another definition which is defined by AICP, American Institute of Certified Public Accountants, the art of recording, यानी रिकॉर्ड करने का आर्ट है ये. हमें जो सीखना है यही आर्ट सीखना है और इसके अंदर कोई एडिशनल काम नहीं करना है. और क्लासिफाई करना है उसको और सम अप करना है. मगर ये सब काम हम अपनी रूटीन लाइफ में भी करते हैं, यहाँ भी करना है, लेकिन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास मेथड से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की सूरत में, मनी की सूरत में, ट्रांजैक्शंस, लेन देन का, एंड इवेंट्स, जो बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स होती हैं, यूटिलाइजेशन होती हैं, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कम अज़ कम एक फाइनेंशियली हैसियत रखती हों, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसका नतीजा निकालना. तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही हमें ये बता रही है कि हमें अकाउंटिंग में बेसिकली करना क्या है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, सम अप करना है. किसको करना है? ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, जो कि मनी की सूरत में होंगी और फाइनेंशियल करेक्टर रखती होंगी, और एंड उनका हमें इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स निकालना है. मकसद क्या है अकाउंटिंग का? द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक पर्पस अकाउंटिंग का प्रोवाइड करना है डिसीजन मेकर्स को इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल हो उनको इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और हर बिज़नेस के लिहाज से अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन नॉर्मली उनको अपने एसेट्स को मैनेज करना है, फाइनेंशियल पोजीशन देखना है, और प्रॉफिट, टैक्स पर्पस और कैश की प्लानिंग होती है नॉर्मली. तो अब जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का जहन में आते ही हमारे जहन में आता है कि ये किसकी करनी है. तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ये हमें करनी है बिजनेस की. किसकी करनी है? बिजनेस की. व्हाट इज बिजनेस? एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्ट जिसका हो मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या कोई भी एक्टिविटी जो हम अंडरटेक करते हैं जिसका मकसद, ऑब्जेक्ट जो होता है अर्न करना, प्रॉफिट होता है, वो बिजनेस कहलाता है. तो बिजनेस हमारा यहाँ मेन ऑब्जेक्ट है जिसकी अकाउंटिंग हम सीखने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ बिजनेस यानी जिनकी कि हम अकाउंटिंग करेंगे. एक टाइप है ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में क्या होता है? बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स और या मर्चेंडाइज इन्वॉल्व होती है, रिटेल या होलसेल पे. ट्रेडर खरीदते हैं और एज इट इज उसी शक्ल में उसको सेल आउट कर देते हैं. दूसरी टाइप्स या फॉर्म ऑफ अ बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग. उसमें क्या होता है कि फर्स्ट गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड देन सोल्ड, यानी पहले गुड्स तैयार की जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, फिर बेची जाती हैं. तो हमें यहाँ बात समझ में आई कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं? गुड्स सेल आउट करते हैं. ट्रेडिंग में हम एज इट इज सेल आउट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बना कर बेचते हैं. फिर सर्विसिंग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय डिफरेंट बिजनेस, दे आर बाय मेंटल और फिजिकल और इन एनी अदर फॉर्म, यानी ये सर्विसेज किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं. जैसे हम टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. बिजनेस एंटिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है.
यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है जो कि बिजनेस रन करेगा, वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी फर्द वाहिद का कारोबार होगा, पार्टनरशिप शराकतदारी का कारोबार हो सकता है, या कॉरपोरेशन कंपनी की सूरत में, जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में हो सकता है, फॉर विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट एंड अबाउट विच अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड। यानी बिजनेस एंटिटी क्या है, वो कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप की सूरत में या पार्टनरशिप की सूरत में या कंपनी की सूरत में एक यूनिट है जिसकी के हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसकी के हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाएंगे। अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब वही सोल प्रोप्राइटरशिप, ये एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। ऑन कौन करता है? एक शख्स, और ये कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसी तरीके से पार्टनरशिप है, ये भी एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है जो ओन करते हैं दो या दो से ज्यादा वॉलेंटरी एक्ट कर रहे होते हैं पार्टनर या को ऑनर, वो पार्टनरशिप कहलाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं किसी भी तरह के बिजनेस में, और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम लिमिट 10 है। कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकग्नाइज होती है अंडर द लॉ, यानी कानून के तहत। ये एंटिटी सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ऑनर्स, और इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। किसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं? कंपनी को। तो स्टूडेंट, ये बात आपकी समझ में आई कि हम जो अकाउंटिंग करने जा रहे हैं वो किसकी है? बिजनेस की। और बिजनेस में ट्रेडिंग, सर्विसिंग, मैन्युफैक्चरिंग है, और उसकी ये मुख्तलिफ टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात ये आती है कि ये जो अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बेस करती है एक मैथमेटिकल इक्वेशन पे, और वो इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है, और उसको फर्दर हम कह सकते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? बैलेंस शीट इक्वेशन। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जो कि एक्सप्रेस करती है, क्या एक्सप्रेस करती है? रिलेशनशिप किसकी? बिटवीन एसेट्स। एसेट्स क्या है? द इकोनॉमिकल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स इकोनॉमिकल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस ने रीपे करना है। एसेट्स जो बिजनेस ओन करता है। कौन ओन करता है एसेट्स? बिजनेस। और किसने पे करनी है ये ऑब्लिगेशन जिसे हम लाइबिलिटी कह रहे हैं? बिजनेस ने। और उसको हम एक्सटर्नल इक्विटी या आउटसाइडर इक्विटी भी कहते हैं। और उसके बाद ऑनर्स इक्विटी या प्रोप्राइटरशिप, वो नेट एसेट्स या नेटवर्थ या रेजिडुअल इंटरेस्ट इन अ बिजनेस कहलाता है जब तमाम लाइबिलिटीज हम मेट कर लेते हैं। यानी लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो हमारा नेट बचता है उसको हम नेट एसेट्स या नेटवर्थ कहते हैं। एसेट्स फर्दर अगर हम इसको देखें, सिंपल एसेट्स क्या हैं? इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं। क्या हैं? इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। कौन ओन करता है? विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेस, यानी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, किसी पर्सन के एसेट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। एंड आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशन, इससे हम मुस्तकबिल के ऑपरेशन में बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एसेट्स को हम क्या कहते हैं? द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंड आर नीडेड, यानी चाहिए होते हैं, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, एंड रन अ बिजनेस, यानी कारोबार को चलाने के लिए। यानी एसेट्स क्या है? इकोनॉमिकल रिसोर्स। एसेट्स क्या है? इकोनॉमिकल रिसोर्स, जो कौन ऑन करता है? बिजनेस ऑन करता है, और ये आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस रन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो बिजनेस के अंडर में, बिजनेस के कंट्रोल में या बिजनेस की मिल्कियत में आ जाते हैं, वो बिजनेस एसेट्स कहलाते हैं। अब इक्विटीज, इक्वेशन में दूसरी साइड है एसेट्स के, इक्विटीज, यानी एसेट्स कहाँ से आ रहे हैं? द एसेट्स और रिसोर्सेज of a business must be provided by a source,
वो सोर्स क्या है? वो इक्विटी है, वो मिल्कियत है। उस बिजनेस पे किसी ना किसी की मिल्कियत है, किसी ना किसी का क्लेम है या बहुत सारों का क्लेम है। वो इक्विटी दो तरह की है। कितनी तरह की है इक्विटीज? टू टाइप्स। टू टाइप्स क्या है वो? इक्विटी। इक्विटी क्या है? मिल्कियत। मिल्कियत किसकी है? इंटरनल इक्विटी। किसकी? इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी क्या है? जिसको हम कैपिटल कहते हैं या ऑनर इक्विटी कहते हैं, जो रिसोर्सेज इन्वेस्ट की जाएं बाय द ऑनर्स। अब दूसरी इक्विटी है एक्सटर्नल इक्विटी, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी या आउटसाइडर इक्विटी। आउटसाइडर यानी बाहर वालों की। इंटरनल इक्विटी यानी मालिकों की, वो इंटरनल है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक ही शख्स मालिक है, पार्टनरशिप है तो दो या दो से ज्यादा लोग हैं, कंपनी है तो 7 से ज्यादा और अनलिमिटेड तक, वो सारी इंटरनल इक्विटी है। लेकिन जिनसे हम बोरो करते हैं, जिनसे हम कर्ज लेते हैं, वो आउटसाइडर हैं और वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं क्रेडिटर, उनको हम कहते हैं क्रेडिटर। लायबिलिटीज को हम कहते हैं डेब्ट्स, और उन्हें क्या करना होता है? हमें रीपे करना होता है, वापस देना होता है। कब देना होता है? आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम, वो कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है। अब ये देख लें, वही इक्वेशन हम अलजेब्रिक फॉर्म में देख रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू या बैलेंस शीट इक्वेशन, यानी रिसोर्सेस यानी एसेट्स, रिसोर्सेस यानी एसेट्स कम फ्रॉम दी सोर्सेस, आते हैं किसी सोर्स से, उस सोर्स को हम कहते हैं इक्विटीज। तो एसेट्स आए इक्विटीज से, और एसेट्स आए इक्विटीज यानी एक्सटर्नल इक्विटी, लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल से। तो ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जिस पे आपकी पूरी अकाउंटिंग रन करती है। इस इक्वेशन को मेंटेन करने पे आप लगे रहते हैं मुसलसल बुक कीपिंग के प्रोसेस के अंदर। एक अकाउंटिंग का सिस्टम है, प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जो यूज करता है बिजनेस, एनालाइज करता है ट्रांजैक्शन को। यानी जब आप बिजनेस में कोई भी रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसको सबसे पहले आपने क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, एनालाइज ट्रांजैक्शंस। अगर आप ट्रांजैक्शन को प्रॉपर एनालाइज नहीं कर सके तो आप रूटीन बुक कीपिंग हैंडल नहीं कर सकते। तो एनालाइज ट्रांजैक्शन करनी है, हैंडल कर सकें आप रूटीन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? जो हमने अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका पहला फेज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन टास्क। और स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, यानी फिर हमें उनको इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करना है, सो इट कैन बी यूज टू evaluate the performance and health of the business। यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न कर लिया, जिंदगी चल रही है, बिजनेस चल रहा है। जिंदगी कब चलती है? सेहत के साथ। और बिजनेस कब चलता है? बिजनेस की हेल्थ के साथ। बिजनेस की हेल्थ कैसी है? बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है? ये सब हम इस जानना चाहते हैं, तो इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग है हमारी बेस करती है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, बात समझ में आ रही है? द डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टम है जो बेस करता है रिकॉर्ड करने पे। किसको रिकॉर्ड करना है? डेबिट और क्रेडिट पार्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? दिस इज कॉल्ड लेन देन। सो दैट द टोटल रुपीज अमाउंट ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वल ईच अदर। यानी ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें हम दो जगह पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसी भी एक ट्रांजैक्शन का बनाएंगे। एक को हम कहेंगे डेबिट, दूसरी को हम कहेंगे क्रेडिट। और क्या होगा? इनका रुपीज अमाउंट, कौन सा अमाउंट? रुपीज अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। इनके अकाउंट डेबिट क्रेडिट क्या अनइक्वल हो सकते हैं, लेकिन इनका अमाउंट लाजमी इक्वल होगा। तो ईच ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट, कम अज कम 2 जनरल लेजर अकाउंट। यानी जो हम अकाउंट्स या रिकॉर्ड बनाएंगे वो लेजर अकाउंट्स कहलाते हैं। तो उसमें कम किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम जो अकाउंट होंगे वो 2 होंगे।
a system of recording transactions in a way that maintain the equality of accounting equation. तो ये क्या कर रहा है सिस्टम? अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वलिटी को मेंटेन कर रहा है. अच्छा डियर स्टूडेंट और फेलो और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो में कोई ख़राबी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अब हम आते हैं डबल एंट्री सिस्टम के फर्स्ट एलिमेंट, जिसके ज़रिए हम ये बुक कीपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले है डेबिट एंड क्रेडिट. तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है और मिस रिप्रेजेंटेशन है. इन डबल एंट्री अकाउंटिंग, रादर देन यूजिंग a single column for each account and entering some numbers as positive and other as negative, we use 2 columns for each account. यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो आम रूटीन में करते हैं, अलग अलग कर लिया फिर उनका डिफरेंस निकाल लिया, वो नहीं करते. हम यहाँ करेंगे, यूज करेंगे 2 कॉलम हर अकाउंट में और एंटर करेंगे पॉजिटिव नंबर्स. यानी हमारा यहाँ नेगेटिव नंबर भी जो हमें माइनस भी करना है वो माइनस नहीं होगा, वो पॉजिटिवली रिकॉर्ड होगा. वेदर द एंट्री इंक्रीज, यानी हमारा किसी भी रिकॉर्ड में इजाफा हो रहा है तो भी वो पॉजिटिव है, और डिक्रीज हो रहा है यानी कमी हो रही है तब भी उसको हमें पॉजिटिव ही लिखना है. द अकाउंट इज डिटरमाइन, यानी जो उसका रिकॉर्ड होगा वो फैसला करेगा बाय चॉइस ऑफ द कॉलम. कौन सा कॉलम? डेबिट या क्रेडिट. इन विच इट इज एंटर्ड, जिसमें कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. एंट्रीज इन द लेफ्ट कॉलम आर रेफर्ड टू एज डेबिट, यानी जो हम लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं डेबिट, और एंट्रीज इन द राइट कॉलम आर रेफर्ड टू एज क्रेडिट. जिसको हम सीधे हाथ पे रिकॉर्ड करेंगे वो कहलाता है क्रेडिट. यानी डेबिट enter in the left column, credit enter into the right column. इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं है. ना डेबिट के मायने बढ़ना है, ना क्रेडिट के मायने कम होना है, ना डेबिट मायने प्लस है, ना क्रेडिट के मायने माइनस है. तो ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा है अकाउंटिंग फेलोज में. तो प्लीज़ इसको बी केयरफुल रहें, इसको रियलाइज़ करें. अब जिस तरह आम जिंदगी के कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह हमारे अकाउंटिंग के भी रूल्स हैं. वो रूल्स कहलाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. तो जब हमारी टाइप्स कह लें या नेचर ऑफ अकाउंट्स कह लें, सिंपल नेचर ऑफ अकाउंट्स हमारे 5 हैं. फर्स्ट, रिसोर्सेज बिजनेस की यानी एसेट्स. सेकंड, लायबिलिटीज यानी ऑब्लिगेशन कर्जे. प्रोप्राइटरशिप यानी ऑनरशिप मिल्कियत, ऑनर्स इक्विटी, इंटरनल इक्विटी. और मेन रेवेन्यू यानी सोर्स ऑफ इनकम जिसके जरिए हम कमाएंगे हमारे बिजनेस की. एक्सपेंसेस यानी बिजनेस के खर्चे. ये 5 पिलर्स हैं अकाउंटिंग के, जिसपे कि पूरी अकाउंटिंग बेस करती है. अब जिस तरह हम एक बिल्डिंग में रहते हैं उसको हम एक ही बिल्डिंग कहते हैं, इसी तरह ये हमारे एक नेचर ऑफ अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, ऑनरशिप, रेवेन्यू, एक्सपेंस. अब उसके अंदर हमारे मुख्तलिफ फ्लोर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ रूम हो सकते हैं, वो उसकी सब डिवीज़न है. तो ये समझने के लिए आगे हम उसकी सब डिवीज़न बताएंगे इन 5 पिलर्स की. तो अभी हम इनके रूल समझना चाह रहे हैं. तो ये हमारा एसेट्स जब भी हम इंक्रीज करना होगा, हमें प्लस करना होगा, हम उसको डेबिट यानी लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें हमें कमी करनी होगी, माइनस करना होगा, तो हम उसको राइट यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. और नॉर्मल बैलेंस आपको पता है किसी का भी वो पॉजिटिव बैलेंस होता है. तो जब एसेट्स इंक्रीज वाया डेबिट होता है तो उसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट होगा. इसी तरीके से लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू, ये जब इंक्रीज करेंगे तो हम इनको लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. यानी जब एसेट्स, लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप और रेवेन्यू, इन तीनों में जब इजाफा होगा तो हम उनको वाया क्रेडिट यानी राइट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब इनमें कमी होगी तो डेबिट यानी लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा. इसी तरीके से
एक्सपेंसेस यानी बिजनेस जो इनकर्ड करता है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे जस्ट लाइक एसेट्स इंक्रीज डेबिट एंड एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, यानी लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और एक्सपेंस डिक्रीज लाइक एसेट्स एंड एक्सपेंस डिक्रीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट, यानी राइट साइड पे हम इनको रिकॉर्ड करेंगे, उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, अब कुछ रिकॉर्ड नेगेटिव अकाउंट होते हैं या ऑफसेट अकाउंट होते हैं या रिडक्शन अकाउंट होते हैं जो ओरिजिनल अकाउंट में कमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमारी ओरिजिनल नेचर है एसेट्स, उसका कॉन्ट्रा एसेट्स कहलाएगा, एक्सपेंस का कॉन्ट्रा एक्सपेंस कहलाएगा, और प्रोप्राइटरशिप का कॉन्ट्रा प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, रेवेन्यू का कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहलाएगा। तो इनके रूल्स भी अपोजिट हो जाएंगे, जैसे हमने कहा ये ऑफसेट अकाउंट है, रिडक्शन अकाउंट है, नेगेटिव अकाउंट है, तो इनके रूल्स भी नेगेटिव यानी अपोजिट हो जाएंगे। एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट होते हैं, तो ये कॉन्ट्रा में इजाफा क्रेडिट रिकॉर्ड होगा और कमी डेबिट। इसी तरीके से कॉन्ट्रा प्रोप्राइटरशिप और कॉन्ट्रा रेवेन्यू में इजाफा डेबिट रिकॉर्ड होगा और कमी क्रेडिट, और इनका नॉर्मल बैलेंस वही इंक्रीज को फॉलो करेगा, डेबिट क्रेडिट। अब बात करते हैं हम अकाउंट यानी रिकॉर्ड, अकाउंट यानी रिकॉर्ड जो हमने बनाने हैं, जो हमने समझने हैं, जो हमने सीखने हैं। अकाउंट एक टेक्निकल डिवाइस है, कौन यूज करता है? अकाउंटेंट। अकाउंट क्या है? टेक्निकल डिवाइस। कौन यूज करता है? अकाउंटेंट। किस लिए यूज करता है? रिकॉर्ड करने के लिए। किस लिए? रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करना है? किसी भी रिकॉर्ड में इंक्रीज रिकॉर्ड करना है या डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, बस ये दो इम्पैक्ट हमें समझना है। बहुत आसान है अकाउंटिंग, बहुत आसान है अकाउंटिंग। अब ये समझ में आना चाहिए ये आइटम कौन से होंगे या नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होंगी उनकी। एसेट्स जो अभी हमने रूल्स याद किए हैं उसकी बुनियाद पे होगा, लायबिलिटी प्रोप्राइटरशिप जिसको हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, रेवेन्यू आमदनी, एक्सपेंसेस खर्चे। तो यू कैन कीप अकाउंट ऑफ योर टाइम, आप अपने टाइम का अकाउंट, अपने टाइम का रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं अपने आप को, ताकि आप उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें टाइम। द पर्पज ऑफ एन अकाउंट इज टू मैनेज योर रिसोर्सेज। योर लाइफ हैज अ प्लेंटी टू डू विद अकाउंटिंग, यानी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करना है अकाउंटिंग में, हर स्टेज पे आप अकाउंटिंग करते हैं। दोबारा एसेट्स की बात कर रहे हैं। आईएएस के मुताबिक एसेट्स क्या हैं? रिसोर्सेज हैं जो कंट्रोल कौन करता है? इंटरप्राइज। जैसे कि हमने पहले कहा ओन बाय अ बिजनेस, उसके कंट्रोल में होते हैं जो मालिक होता है। तो जो भी बिजनेस के अंडर में आ जाते हैं वो उसको बिजनेस को हम इंटरप्राइज भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यानी वो एसेट्स हमने कहीं पीछे, आज सुबह या कल या एक साल पहले, एक महीने पहले कहीं पीछे खरीदे हैं, एक्वायर किए हैं, फ्रॉम विच future economic benefits are expected to flow the enterprise। यानी वो एसेट्स क्या हैं जिन्हें हमने पास्ट में खरीदा है या पास्ट में हासिल किया है और बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। किसको? बिजनेस एंटरप्राइज को। अब जैसे हमने बात की थी कि एक बिल्डिंग है, अब हम उसके मुख्तलिफ फ्लोर्स के हिसाब से जा रहे हैं। जैसे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स क्या हैं? वो कंपनी के रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन कैश, यानी वो कन्वर्ट हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे कैश में, या बिक जाएंगे या कंज्यूम इस्तेमाल हो जाएंगे ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस, यूजुअली 1 ईयर, जिसको हम 12 महीने कहते हैं। एक साल के अंदर क्या हो जाएंगे वो एसेट्स? रियलाइज इन कैश, सोल्ड या कंज्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी का, हर एक की जिंदगी का और बिजनेस की जिंदगी का, कैश। कैश क्या है? कैश में शामिल हैं कॉइन्स, करेंसी, बट व्हाट अबाउट आइटम्स लाइक अनडिपॉजिटेड चेक्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सिमिलर आइटम्स। जनरलाइजिंग कैश में शामिल हैं वो आइटम जो कि एक्सेप्टेबल हों बैंक में डिपॉजिट के लिए और फ्री हो फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी उन पर कोई पाबंदी ना हो, अवेलेबल हो फॉर यूज इन सेटिस्फाइंग करंट डेट, यानी आप उनको अपने कर्जों की अदायगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? कैश। दूसरा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड करंट एसेट्स का बैंक
ये भी कैश ही है, मगर ये रिकॉर्ड जिसको हम डील थ्रू बैंक करते हैं उसका रिकॉर्ड हम उस कैश को बैंक के नाम से मेंटेन करते हैं। ये कैश का बैलेंस बैंक में होता है और कैश जो कि रिसीव और पेड करते हैं हम थ्रू बैंक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, पैटी कैश फंड। ये स्मॉल अमाउंट होता है कैश का जो हम बिजनेस में मेंटेन रखते हैं पेमेंट के लिए, माइनर एक्सपेंसेस के लिए, छोटे छोटे अखराजात के लिए, क्योंकि बिजनेस ज़्यादातर डीलिंग थ्रू बैंक करता है तो स्मॉल कैश की पेमेंट पैटी कैशियर करता है। वो एक एसेट्स है जब तक यूटिलाइज नहीं हो जाता। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये स्टॉक यानी शेयर्स या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम इजीली ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं लिस्टेड एक्सचेंज या काउंटर मार्केट पे। अब अकाउंट्स वही रिकॉर्ड, रिसीवेबल वसूल तलब, यानी मनी जो हम ओन करते हैं कंपनी की बाय कस्टमर फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट। यानी जब हम उधार में किसी को कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट उस या सर्विस उधार में देंगे तो हमें उससे जो पैसा लेना है, ओन करते हैं हम उसके ऊपर, उसका रिकॉर्ड हमारा है अकाउंट्स यानी रिकॉर्ड रिसीवेबल वसूल तलब। बिल्स रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल ये भी अनकंडीशनल रिटर्न प्रोमिसेस हैं और ये जो है सम ऑफ मनी हमें रिसीव करना होता है फ्यूचर डेट में और डिटरमाइनेबल फिक्स टाइम पे। एडवांसेस टू सप्लायर, पेमेंट्स मेड इन एडवांस फॉर गुड्स विच हैव नॉट येट बीन परचेज, यानी हमें कुछ परचेजेस करनी है, हमने उसका ऑर्डर दे दिया है और वो एडवांस उसके लिए कुछ अमाउंट पेड कर दिया है और वो परचेज की डिलीवरी होगी हमें इन फ्यूचर। तो वो जब तक हम डिलीवरी रिसीव नहीं कर लेते तो वो गुड्स परचेज नहीं कहलाएगी, इसलिए वो पेमेंट क्या है, एडवांस है फ्यूचर परचेजेस की, इसलिए उसको कहते हैं एडवांसेस टू सप्लायर। और अगर हम फ्यूचर सर्विसेज के लिए एडवांस पेड करते हैं तो वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं। ये अमाउंट पेड होता है एडवांस फ्यूचर सर्विसेज के लिए जो कि हम यूटिलाइज करते हैं बाद में। जैसे कि हमारा मोबाइल अगर देखें तो मोबाइल में हम पहले लोड करते हैं, यानी प्रीपेड मोबाइल है, पहले पेड करते हैं फिर उसके बाद पैकेजेस लेते हैं। जिस तरह हमारा बिजली गैस का बिल है वो पोस्ट पेड है, हम पहले इस्तेमाल करते हैं बाद में पेमेंट करते हैं। तो एडवांस अगर हम गुड्स खरीदने के लिए दे रहे हैं तो एडवांसेस टू सप्लायर है, और अगर हम सर्विसेज के लिए दे रहे हैं तो वो प्रीपेड है। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज क्या है, परचेज करते हैं गुड्स किस लिए, रीसेल के लिए, बेचने के लिए, या कमोडिटीज इन विच बिजनेस डील, यानी जिसका हम कारोबार कर रहे हैं। जैसे अगर हम मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन वहाँ हमारी मर्चेंडाइज है। अगर फर्नीचर शॉप है तो जो फर्नीचर हमने सेल करने के लिए रखा हुआ है वो हमारी मर्चेंडाइज है, लेकिन जो हम अपने कस्टमर को बिठाते हैं या हम बैठते हैं या हम अपने इस्तेमाल में रखते हैं वो हमारी मर्चेंडाइज नहीं है। सप्लाईज, आइटम हुज कॉस्ट इज माइनर बट क्वांटिटी इज लार्ज, यानी जिनकी लागत कीमत कम होती है और मिकदार ज़्यादा होती है, उनको सप्लाईज कहते हैं। उनकी रिलेशन पर डिपेंड करता है, अगर वो रिलेटेड टू ऑफिस हैं तो वो ऑफिस सप्लाईज कहलाती हैं, और अगर वो उनकी रिलेशन फैक्ट्री से है तो वो फैक्ट्री सप्लाईज कहलाती हैं, नट बोल्ट ऑयल वगैरह। और अगर वो स्टोर से या सेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, शॉपर, कॉटन वगैरह, तो वो स्टोर सप्लाईज या सेल सप्लाईज कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन करंट फिक्स एसेट्स। ये हमारे यूजफुल लाइफ इनकी मोर देन 1 ईयर होती है। दे आर एक्वायर्ड फॉर यूज इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल टू कस्टमर। जैसे कि अभी हमने बताया था कि अगर हमारी फर्नीचर शॉप पे जो फर्नीचर हमने ख़रीदा है बेचने के लिए वो मर्चेंडाइज है, मगर जब हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहे हैं, हमारा रीसेल करना मकसद नहीं है कस्टमर को, तो वो हमारी मर्चेंडाइज नहीं है, वो हमारा नॉन करंट प्लांट या फिक्स एसेट्स है। अब इसमें 2 कैटेगरी हैं, टेंजिबल एसेट्स विच फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम एंड मास एंड कैन बी टच,
यानी इनका एग्जिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और फिजिकली मौजूद है, इसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लैंड ऑन कौन करता है, ऑन फॉर प्रोडक्टिव यूज, यानी बिजनेस ऑन करता है क्योंकि एसेट्स है। रेफर टू एज फिक्स एसेट्स नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ड्यू टू अनवेस्टिंग नेचर, यानी ज़मीन को हम अकाउंटिंग में समझते हैं कि ये फॉर एवर है और सदियों से चल रही है, वैसे भी हमें नज़र आता है। बीइंग ए मुस्लिम तो हमारा शायद ये ईमान ना हो, लेकिन बीइंग ए अकाउंटेंट, बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग ए प्लैनेट पर्सन, हम इसको समझते हैं कि ये अनवेस्टिंग है, ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है, इसलिए ये डेप्रिसिएट भी नहीं होगी। बाकी तमाम नॉन करंट एसेट जितने भी हैं वो सब सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन हैं, डेप्रिसिएट होंगे। जैसे बिल्डिंग है, ये परमानेंट या टेम्पररी स्ट्रक्चर, जो भी हमारे एक्सटीरियर वॉल वगैरह, रूफ है, वो सब अटैच अप्रेंटिस इक्विपमेंट फिक्सचर जो कि रिमूव नहीं हो सकते बगैर काटे पीटे, फ्लोर वगैरह, वो बिल्डिंग कहलाती है। इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, हम बिजनेस के ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, उनको इक्विपमेंट कहते हैं। फर्नीचर, चेयर, डेस्क, फाइलिंग कैबिनेट्स, कंप्यूटर, ट्रॉलीज वगैरह, टेबल्स, वो सब फर्नीचर हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल डिलीवरी इक्विपमेंट, कार, सुजुकी, शेरोज, ट्रक वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब व्हीकल है। मशीन सेमी या फुली ऑटोमेटेड डिवाइस होती हैं जो मैग्नीफाई करती हैं ह्यूमन फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ को परफॉर्म करती हैं एक से ज़्यादा ऑपरेशन, उनको हम मशीन्स कहते हैं। ये सब हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं और ये सब कौन ऑन करता है, बिजनेस। अब कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम एंड कैन नॉट be touched. There are certain business payment which are considered as an assets of the business. जैसे कि पेटेंट है, जब हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो हम चाहते हैं उसकी सिक्योरिटी कि उसको कोई कॉपी ना कर ले, तो हम उसकी पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को, प्रोहिबिट करने के लिए कि कोई उसकी कॉपी ना कर ले हमारी इन्वेंशन या डिज़ाइन को, तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है गवर्नमेंट से। गुडविल है, एक्सेस वर्थ फॉर फेम और गुड नेम किसी बिजनेस का जिसके बिहाफ पे वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट अर्न करता है सेम गुड्स बेचकर। कॉपीराइट पेमेंट जो गवर्नमेंट को की जाती है प्रोहिबिट करने के लिए, कॉपी से रोकने के लिए, जो आपका मटेरियल वर्क है या बुक्स है या पब्लिकेशन है। ट्रेडमार्क, ये भी पेमेंट गवर्नमेंट को आप करते हैं ताकि प्रोहिबिट कर सकें कोई और आपके उस स्लोगन को, लोगो को या मार्क को जो डिस्टिंग्विश कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है, वो कॉपी ना करें। फ्रेंचाइजिंग, ये भी आप पेमेंट करते हैं बिजनेस को, उस बिजनेस को अडॉप्ट करने के लिए, उसकी टेक्निक्स के लिए, उसके प्रोसीजर के लिए, प्रोडक्ट के लिए, उसके नाम के लिए, तो वो आप उसकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं, उसके नाम पे आप बिजनेस करते हैं। अब जैसे हमने बताया था, कॉन्ट्रा एसेट्स, नेगेटिव एसेट्स, द अकाउंट्स विच शोज रिडक्शन इन द एसेट्स अकाउंट, जो एसेट्स के अकाउंट में क्या शो करेंगे, रिडक्शन इन द एसेट्स अकाउंट, कमी। अब जैसे हमारा अकाउंट रिसीवेबल है तो उसमें कमी कौन शो करेगा, अलाउंस फॉर बैड, बैड यानी खराब, बुरा, डेट्स यानी रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल जो बुरा रिसीवेबल होगा या जिसपे कि हमें डाउट होगा या जिसके कलेक्ट होने के चांसेस कम होंगे, उसको हम ऑफसेट अकाउंट कहते हैं, विच शो करते हैं हम उसको फ्यूचर के प्रोबेबल लॉस। ये हमारा सर्टेन लॉस नहीं है, श्योर लॉस नहीं है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है। किसकी वजह से, उधार, क्रेडिट सेल्स की वजह से। इट इज अ वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी ये वैल्यूएशन है किसकी, अकाउंट रिसीवेबल की, जो हमें अपने कस्टमर से रिसीव करना है उसकी, या उसको हम डेटर भी कहते हैं, उस अकाउंट की वैल्यू कर रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी है शायद ये ना मिले, तो ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा नेट रिसीवेबल होगा। इसी तरीके से टेंजिबल फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के हम डेप्रिसिएट करते हैं, तो एक कॉन्ट्रा एसेट्स हम क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये टेंजिबल एसेट्स वैल्यूएशन अकाउंट है जो शो करता है रिडक्शन एसेट्स की कॉस्ट में
बैलेंस शीट में ड्यू टू वेयर एंड टेयर और ऑब्सोलीटनेस, यानी उसके टूट फूटने या आउटडेटेड होने की वजह से जो एसेट्स में कमी होती है वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में जमा कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट है लायबिलिटी, कर्जे। इक्वेशन लेफ्ट साइड हमने कंप्लीट की, अब हम राइट साइड पे इक्वेशन के आ गए। IAS 1 के तहत लायबिलिटी क्या है? एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यानी लायबिलिटी कब है? जब वो प्रेजेंटली आपने रीपे करनी है, कि नहीं है, करनी है, ऑफ द एंटरप्राइज यानी बिजनेस ने। अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, यानी पास्ट में कहीं आपने कोई इवेंट किए, उधार लिया है, कर्ज लिया है, उधार में सामान या सर्विसेज खरीदी हैं, तो सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज रिसोर्सेज आइदर एसेट्स। तो उसका आउटफ्लो कहां से होगा? आपके एसेट से होगा, बिजनेस की रिसोर्सेज से होगा। अब इसमें करंट लायबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशन अराइज होती है नॉर्मल कोर्स में बिजनेस के, और ड्यू पेमेंट होती है विद इन अ ईयर, यानी 12 महीने में, फाइनेंशियल पीरियड में। इसको हम कहते हैं करंट डेट और ड्यू विद इन 12 मंथ्स। अब अकाउंट्स पेबल वही रिकॉर्ड जो हमें पे करना है। क्यों पे करना है? मनी जो कि कंपनी ओ कर रही है, कर्ज है वेंडर का, किस लिए? प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज किए हैं उधार में। जब हम उधार खरीदेंगे तो उसका रिकॉर्ड हम अकाउंट्स पेबल के नाम से बनाएंगे। अगर वो हमारा रिटर्न में प्रॉमिस हो जाएगा तो बिल्स या नोट्स पेबल कहलाएगा। या अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है जो हमें पे करना होता है फ्यूचर की स्पेसिफाइड डेट पे। एक्सपेंस कोई पे करना हो सकता है, जैसे यूटिलिटीज़ हैं, हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल बाद में आता है। अगर हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जो इनकर्ड होगी इन द पीरियड बट हैव नॉट पेड येट, यानी एक्सपेंसेस हमारे हो गए हैं जनवरी में, लेकिन बिल हमारा फरवरी में पेड होगा। अब हम जनवरी के एक्सपेंस अपडेट कर रहे हैं तो वो लायबिलिटी हम उसकी क्रिएट करेंगे उसी के नाम से। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि हमने करंट एसेट्स में पढ़ा था, बैंक वो हमारा एसेट्स है जिस की डीलिंग हम थ्रू बैंक करते हैं, चेक करते हैं, पे ऑर्डर ओवर बैंक ड्रॉप करते हैं। अब जब ये इंडिविजुअल या कंपनी टेक्स आउट मोर फ्रॉम एन अकाउंट, यानी कोई इंडिविजुअल या कंपनी जब ज्यादा निकाल लेती है उस अकाउंट से देन डिपॉजिट बैलेंस, जमा कराए हुए से, एंड द बैलेंस ड्रॉप्स बिलो द जीरो, यानी वो बैलेंस कहां चला जाएगा? जीरो से नीचे। जीरो से नीचे का मतलब है नेगेटिव अमाउंट। ये अलाउड होगा, ऐसा नहीं है आपको 1 रुपया बैंक अपने पास से नहीं देगा, लेकिन जब ये बैंक की तरफ से आपको अलाउड होगा तभी पॉसिबल है कि आप जीरो से नीचे जा सकते हैं। और ये सैंक्शन नेगेटिव बैलेंस होगा until you provide the service you agreed to provide to the customer। तो ये आपको कस्टमर एग्री हुआ है, उसको प्रोवाइड कर दी गई है, तो आपका जीरो से ड्रॉप बैलेंस चला जाता है, यानी आप अपने डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो वो आपका बैंक एसेट्स के बजाय लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। उसका बैलेंस आपका पॉजिटिव के बजाय, अगर सिंपल उसमें कहें, नेगेटिव हो जाता है, और अकाउंटिंग में कहें एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और जब वो लाइबिलिटी हो गई तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरीके से अनअर्न्ड, अब पेमेंट रिसीव जब हम करते हैं एडवांस में, किस लिए? सर्विसेज की विच हैव नॉट येट बीन परफॉर्म, जो हमने अभी तक परफॉर्म नहीं की हैं, वो अनअर्न्ड है। प्री रिसीव, तो वो जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे हमारी इनकम हो जाएगा, स्टिल अभी हमारी लायबिलिटी है। अब अगर हम एडवांस रिसीव करते हैं कस्टमर से, किस लिए? पेमेंट रिसीव इन एडवांस फॉर गुड्स नॉट येट सोल्ड, यानी हमने गुड्स बेचनी है उसको इन फ्यूचर में, और उसने हमें पेमेंट दे दी कि ये ऑर्डर हमारा बना दें, तो वो हम एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर कहेंगे। अगर किसी सर्विसेज के लिए एडवांस है तो उसको हम अनअर्न्ड कहेंगे। नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि हमें रिक्वायर है पे करना आफ्टर 12 मंथ्स बैलेंस शीट डेट, यानी मोर देन 1 ईयर में हमें जो रीपे करना हो, वो नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। जैसे बैंक लोन है, प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, इसमें प्रोवाइड करता है बैंक इंस्टीट्यूशन टू अ बोरोवर जिसने कर्ज लिया उसको। लॉन्ग टर्म लोन ये भी डेब्ट ही है जो कि पेड ऑफ करना है, एक्सटेंडेड टाइम है, इसका फ्रेम है, एक्सीड करता है 1 साल से ज़्यादा। मॉर्गेज ये गिरवी रखते हैं, रहन रखते हैं, मॉर्गेज पे बिल,
ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, एविडेंस होता है, सिक्योरिटी, यूजुअली रियल एस्टेट मॉर्गेजेस सर्व एज कोलेटरल फॉर प्रॉमिसरी नोट, वादई नोट का ये कोलेटरल होते हैं मॉर्गेजेस। बॉन्ड्स पेबल या डिबेंचर पेबल ये इशू करते हैं एज पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म डेट। ये कॉमनली यूज कौन करता है? गवर्नमेंट एजेंसीज और कॉरपोरेशंस टू रिप्रेजेंट अ फॉर्मल promise to pay both interest payment and the maturity amount by a predetermined date। तो ये खास टाइम में आपने देना होता है, इस पर इंटरेस्ट भी होता है। अब इक्वेशन का दूसरा आइटम हमने समझ लिया। अब ये थर्ड आइटम है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब हम बात कर रहे हैं ऑनर इक्विटी की। ऑनर इक्विटी या प्रोप्राइटरशिप, ऑनर इक्विटी या प्रोप्राइटरशिप। आईएएस के तहत इक्विटी क्या है? एक रेजिडुअल इंटरेस्ट, बचा हुआ इंटरेस्ट है एसेट्स में एंटरप्राइज के आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज, यानी जो बिजनेस पे आपने कर्जे लिए हुए हैं वो पहले उसमें से पे होंगे, वो पहले उसमें से माइनस होंगे, उसके बाद जो बचेगा वो ऑनर की इक्विटी कहलाएगा। एंड डिडक्ट करने के बाद अंडर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इक्विटी क्या है? नोन एज ऑनर इक्विटी। और यूनिट ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर मॉडल के तहत इक्विटी कांस्टेंट रियल वैल्यू है शेयर होल्डर इक्विटी। तो कैपिटल मनी या कोई भी एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में कौन? ऑनर, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप, तो उनका रिकॉर्ड कैपिटल के नाम से बनता है। शेयर कैपिटल ये कॉरपोरेशन में कैश या नॉन कैश प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की जाए इन द फर्म बाय इट्स ऑनर, वो शेयर कैपिटल या कैपिटल स्टॉक कहलाता है। Retain earning, amount of accumulated earnings of the business that have not been distributed to the owner, यानी accumulated profit या holded earning of the business, बची हुई इनकम कह लें आसान लफ्जों में, वो उसको हम रिटेन अर्निंग या accumulated profit कहते हैं जो बिजनेस होल्ड कर लेता है। कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी अकाउंट जो शो करे डिक्रीज या रिडक्शन ऑनर इक्विटी में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ड्राइंग का अकाउंट बनाते हैं जो विड्रॉल ऑफ मनी या गुड्स करता है ऑनर पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग में रिकॉर्ड करते हैं जो उसके कैपिटल में कमी को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनरशिप में वो अकाउंट करंट अकाउंट के नाम से बनता है। विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें रिकॉर्ड हो रही होती है। प्रॉफिट और लॉस भी शेयर किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। अब जिस लिए बिजनेस किया जाता है वो है रेवेन्यू। अकॉर्डिंग टू आईएएस, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ और इन्हेंसमेंट ऑफ एसेट्स, यानी अकाउंटिंग पीरियड में जो इन्हेंस हो और आपके एसेट्स को बढ़ाए और या आपके कर्जों को कम करे, दैट इज रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, यानी आपकी मिल्कियत में इजाफा करे, यानी एसेट्स बढ़ाए, इक्वेशन का लेफ्ट साइड बढ़ाए, लायबिलिटी रिड्यूस करे, या इक्वेशन का राइट साइड पे इक्विटी को बढ़ाए। However, it does not include the contribution made by the equity, यानी ऑनर ने ना लगाया हो, ये किसी बिजनेस एक्टिविटी का रिजल्ट हो। पार्टिसिपेंट जो ऑनर होते हैं, प्रोप्राइटर या पार्टनर, वो शेयर होल्डर, उनकी तरफ से लगाया हुआ नहीं होता ये रेवेन्यू, इसकी वजह से ये एसेट्स नहीं बढ़ते, इसकी वजह से ये लायबिलिटी कम नहीं होती, इक्विटी नहीं बढ़ती, ये बढ़ती है बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से, जो आपका रूटीन बिजनेस की डीलिंग है उसकी वजह से। जैसे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग हमने समझा था, कैश और क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज ट्रेडिंग में होंगी गुड्स और फिनिश गुड्स होंगी मैन्युफैक्चरिंग में। इन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जब हम कैश या क्रेडिट में उसको बेचेंगे, उसका रिकॉर्ड हम सेल्स के नाम से बनाएंगे और वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम यानी रेवेन्यू है। इसी तरीके से अगर हम एज ए एजेंट काम कर रहे हैं तो हमारा रेम्यूनरेशन प्रोपोर्शनल होगा सेल्स वॉल्यूम का, स्टेटेड एज अ परसेंटेज या मॉनेटरी अमाउंट जो भी है वो हमारा कमीशन कहलाएगा। सर्विसेज कोई भी हो सकती हैं, वो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस डील, फीस, रेम्यूनरेशन पर्सनल सर्विसेज का, इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी मनी कहीं इन्वेस्ट है, चार्जेस रिसीव करते हैं
रेंट ऑफ मनी कह लें, यूज़ ऑफ मनी कह लें, या ऑन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, वो इंटरेस्ट इनकम कहलाता है। रेंट इनकम रिसीव करते हैं यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी या लैंड की बिहाफ पे, लैंडलॉर्ड अपने स्ट्रक्चर अगर रेंट पे देते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम है, ये पीरियोडिक रिसिप होती है अपने मेंबर से, मेंबरशिप फीस भी कहते हैं, क्लब्स हो गए, नेट वाले हो गए, मैगजीन्स वाले हो गए, या आपके मेंबर बने हुए उनके, आप उनको सब्सक्राइब कराते हैं, चैनल्स हैं, तभी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब है कॉन्ट्रा रेवेन्यू या कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट, जो डिक्रीज करता है रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस। एक्चुअली क्या है कि रिडक्शन को शो कर रहा है, नेगेटिविटी को शो कर रहा है। जैसे हम सेल्स करते हैं तो सेल्स क्या होंगी, या तो रिटर्न होंगी या उस पर अलाउंस रियायत होगी। ये कंबाइंड अकाउंट है, किसका, सेल्स रिटर्न का, किसका, सेल्स रिटर्न और सेल्स अलाउंस का। व्हेन ऑलरेडी सोल्ड डिफेक्टिव, खराब, लो स्टैंडर्ड या रॉन्ग गुड्स रिटर्न की जाए कस्टमर के जरिए, वो सेल्स रिटर्न है, लेकिन इट्स अ कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर ऑफ सेल। लेकिन अगर रिडक्शन दे दिया जाए सेल्स अमाउंट में ड्यू टू वही डिफेक्टिव या लो स्टैंडर्ड गुड्स होने की वजह से रियायत दे दी जाए, तो वो सेल्स अलाउंस कहलाता है। इसीलिए इसको रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट कहते हैं, कंबाइंड अकाउंट। अब बात करते हैं सेल्स डिस्काउंट। क्रेडिट टर्म्स होती हैं, क्रेडिट की शराइत पेमेंट को फास्ट करने के लिए। जैसे कि अगर हम आम सेंस में कहें, यूटिलिटीज़ बिल है, उसकी एक डेट होती है, अगर हम उस पर पे कर देते हैं तो हमारा अमाउंट कम होता है, अगर हम उस ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो हमारा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरीके से आप समझ लें कि हम अपने कस्टमर से जो हमें अमाउंट लेना है उसको हमने एक टाइम फ्रेम दे दिया, जस्ट 30 डेज यानी मंथ, उसमें पेमेंट कर देना। तो अगर वो उसमें पेमेंट महीने में करेगा तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन उसके साथ हमने एक स्लैब लगा दिया कि अगर ये पेमेंट आप हमें 10 दिन में दे देते हैं तो हम एडिशनल 2% आपको डिस्काउंट देंगे। तो ऑन रिसीविंग पेमेंट ऑफ क्रेडिट सेल्स विद इन अ टाइम फ्रेम, यानी 10 दिन में, 30 दिन नहीं, 30 दिन तो हमने उसको दिया हुआ है, वो टाइम फ्रेम कौन सा है जो हमने एडिशनल दिया है कि 10 दिन में अगर देंगे वो टाइम फ्रेम, तो ये डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर कहलाएगा सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड। ये एक कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ सेल्स है या रेवेन्यू। अब बगैर इसके तो कोई खर्चे के चर्चे नहीं हो तो आपका रेवेन्यू भी नहीं होगी। तो एक्सपेंसेस डिक्रीज करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट को ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो, यानी आपका आउटफ्लो होता है बिजनेस से एसेट्स का, या डेप्लीशन कमी होती है एसेट्स में, या इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ जाती है, दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी, जिसकी वजह से आपकी मिल्कियत कम हो सकती है। जैसे आप मर्चेंडाइज खरीदते हैं, उसका रिकॉर्ड आप परचेजेस के नाम से बनाते हैं। मर्चेंडाइज और गुड्स जो आपने उधार खरीदी हैं या कैश में खरीदी हैं, रीसेल करने के लिए उसको आप नॉर्मली परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इन, इसको हम कहते हैं इन, अगर हम परचेजेस पे पे करें, और इसी को हम कहते हैं फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कैरेज आउटवर्ड, उसको हम डिलीवरी एक्सपेंस भी कहते हैं जो सेल्स पे पे करते हैं। फिर पब्लिसिटी के लिए हम खर्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। वर्कर्स को सैलरीज देते हैं, सैलरीज एक्सपेंस है। रिस्क के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस है। यूटिलिटीज़ बिल पेड करते हैं, पानी बिजली गैस के, वो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है। जगह रेंट पे लेते हैं, रेंट एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, कस्टमर को एंटरटेन करते हैं या वर्कर्स को। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये आपका डाक के खर्चे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर आपने लोन लिया हुआ है या मार्कअप, उस पर पे करते हैं। गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, या जो नॉन रिकरिंग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं उनको सन्ड्रीज या मिसलेनियस एक्सपेंस के तौर पे आप रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आती है कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस। ये अकाउंट डिक्रीज करते हैं एक्सपेंस को बिजनेस के, यानी एक्सपेंसेस में नेगेटिविटी को शो करते हैं। बजाते खुद इनमें इजाफा होता है, लेकिन ये उसके प्रिंसिपल अकाउंट में कमी को शो करते हैं। जैसे हम परचेज करते हैं, अब परचेज अगर हमने वापस की तो हमारी परचेजेस तो कम हो गई,
लेकिन हम परचेजेस में कमी रिकॉर्ड नहीं करते। हम उसके लिए अलग से एक रिकॉर्ड बनाते हैं जो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के नाम से बनता है। जितनी रिटर्न हमारी बढ़ेंगी उतना परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस का रिकॉर्ड बढ़ेगा, मगर उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी परचेजेस में कमी आएगी, यानी एक्सपेंस में कमी आएगी, मगर परचेज रिटर्न बढ़ रहा है। तो ये रिडक्शन अकाउंट है, नेगेटिव अकाउंट है परचेजेस का। ये कंबाइंड अकाउंट है किस चीज़ का, परचेजेस रिटर्न का, वापसी का, परचेजेस अलाउंस रियायत का। ये कॉन्ट्रा अकाउंट है परचेजेस डिफेक्टिव लो स्टैंडर्ड या रॉन्ग गुड्स जो हमने रिटर्न की हो सप्लायर को, या रिडक्शन मिला हो उसके परचेज के अमाउंट में, डिफेक्टिव लो स्टैंडर्ड गुड्स होने की वजह से वो परचेज अलाउंस है। जैसे कि क्रेडिट टर्म्स हमने सेल्स डिस्काउंट पे की, वही टर्म्स यहाँ पे हैं परचेज पे। अगर हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट पे डिस्काउंट मिल रहा है टाइम पे, वो क्रेडिट परचेजेस पे विद इन टाइम फ्रेम डिस्काउंट रिसीव होता है फ्रॉम सप्लायर, वो परचेज डिस्काउंट है। जज़ाकल्लाह। इसको रिव्यू करें, इसको लाइक करें, अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें। ये जितना आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे आपके बेसिक अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो मेन अकाउंट हैं ये हमने तकरीबन आपको समझा दिए हैं, और ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, ये देखें, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन पे अमल कर लिया तो आपकी अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो भी आपको नज़र की जाएगी जिसमें आप बुक कीपिंग करना सीखेंगे, यानी बुक कीपिंग करने का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।